पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सुबह सुबह वेलान की नींद खुलने पर वो देखता है शिंगशिंग आराम से उसके थाई पर सर रखकर सो रही थी। तो वो सोचने लग जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, शिंगशिंग यहाँ क्या कर रही है। तो उसे आराम से सोता हुआ देखकर वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता और एक पिलो उसके सर के नीचे रखकर खाना बनाने के लिए चला जाता है। इसकी खुशबू से शिंगशिंग की नींद खुल जाती है। वो ये कहकर उठती है कि पापा आप क्या बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और जैसे ही वो वेलान को सामने देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। वो चिल्लाकर कहती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। बट अगेन आसपास देख लेने के बाद वो कहती है ये तो मेरा घर नहीं है। तो वेलान कहता है यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। शिंगशिंग आराम से बैठकर उसे सारी बात बताती है। तो वेलान उसे थैंक यू कहता है और बताता है कि इस ओवर टाइम वर्क के लिए वो उसे पे कर देगा। शिंगशिंग कहती है उसकी जरूरत नहीं है पर आपको ये सुनना चाहिए। कहकर वो उसे कल रात रिकॉर्डिंग की हुई वॉइस सुनाती है। इसमें वेलान ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे कॉकटेल पार्टी में लेकर जाएगा। तो वेलान जल्दी से फोन को उठाने जाता है और उससे पहले शिंगशिंग ले लेती है और कहती है कि अब तो प्रूफ भी है, आप हर बार तो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो आपकी इमेज पे शोभा नहीं देता। तो वेलान उसे घूरने लग जाता है। शिंगशिंग कहती है अगर आप फिर भी मुझे अलाउ नहीं करते तो मैं कर भी क्या सकती हूँ, मुझे तो बस आपकी सेफ्टी की चिंता थी। तो वेलान उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है पर कहता है कि वो सिर्फ पार्टी के बाहर ही रहेगी, अंदर नहीं आ सकती। इसके लिए शिंगशिंग कुछ सोचकर हाँ कर देती है। जसू पार्किंग लॉट से ऑफिस की तरफ आ ही रही थी तभी एक जगह उसकी हील फंस जाती है जिसे वो काफी निकालने की कोशिश करती है पर नहीं निकलता। पर तभी वो देखती कि टिंग उसकी तरफ आ रहा है तो जल्दी से वो अपनी हील्स पहन लेती है और वहीं पे खड़ी हो जाती है ताकि उसे इस हालत में देखकर वो उसका मजाक ना उड़ाए। तो टिंग आकर उसे कहता है कि मिस सू चलिए हम साथ में ऑफिस चलते हैं। इस पे सू एटीट्यूड के साथ कहती है कि मैं सिर्फ हैंडसम लड़कों के इनविटेशन पर ही जाती हूँ, इसमें तुम्हारा तो कोई चांस नहीं है। तो टिंग पूछता है कि आप यहाँ का नजारा देख रही हैं। इस पे सू उसे चिढ़ते हुए जवाब देती है कि हाँ क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता। टिंग जैसे ही नीचे देखता है तो वो समझ जाता है उसकी हील फंस गई है। तो उसकी मस्ती करने के लिए कहता है कि मिस्टर वे आपको ढूंढ रहे थे। सुनकर सू जल्दी से अपना फोन चेक करने लग जाती है कि कहीं उसका कॉल तो नहीं आया और कोई कॉल या मैसेज तो नहीं था। उसका टिंग कहता है यहाँ सिग्नल नहीं है ना इसीलिए नहीं आया होगा। सू जल्दी से वहाँ से जाने के चक्कर में गिरने वाली थी पर टिंग उसे होल्ड कर लेता है। फिर नीचे बैठकर अपने हाथों से हील निकालता है और सू के पैरों में पहना भी देता है। उठकर कहता है कि इसमें छुपाने की क्या बात थी, मुझसे मदद मांगना इतना भी एम्बैरेसिंग नहीं होता। तो सू ऑकवर्डनेस को अवॉइड करने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर वेलान पार्टी के लिए शिंगशिंग को दूसरे आउटफिट दिलाने की बात करता है। तो शिंगशिंग कहती है कि मेरे पास तो मेरे कपड़े हैं। तो वेलान कहता है कि क्या तुम अपने इन कपड़ों की बात कर रही हो, अगर तुम इस तरह के ड्रेस पहन कर गई तो तुम्हें लॉबी में भी एंटर करने नहीं देंगे। इसलिए वो उसे ड्रेस के बारे में सू से डिस्कस करने के लिए कहता है और सोचने लग जाता है कि अगर शिंगशिंग पार्टी वाले ड्रेस में कैसे लगेगी। ऑफिस पहुंचकर शिंगशिंग पार्टी वेन्यू की ब्लूप्रिंट देखकर उसे पूरी तरह याद कर लेती है और हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को चेक करती है, जिन्हें देखने के बाद वो सू से कहती कि वो ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहेगी। फिर वो एलिन से मिलने जाती है जहाँ वो उसे पता कर लेती कि उसे पार्टीज में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उसे पब्लिक में जाना पसंद है। इसलिए शिंगशिंग बहाने से उससे उसका आईडी कार्ड ले लेती है। ये सुनकर शिंगशिंग कहती है फिर तो बहुत ही आसान होगा। ये कहकर वो चली जाती है। वहीं एलिन तो कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर क्या चक्कर था। फिर वेलान अपने घर में बैठकर सीसीटीवी का फुटेज चेक करने लगता है जिसमें बस उस आदमी का कान साफ साफ दिखाई दे रहा था। शिंगशिंग को सपने में बॉम्ब ब्लास्ट वाला सीन दिखाई देता है इसमें उसके डैड ने उसे बचाने में एक हाथ खो दिया था जिसका गिल्ट उसे अभी भी है। इसलिए वो अपने डैड को चेक करने जाती है और वो तो हॉल में सोफे पर ही सो रहे थे। शिंगशिंग के चेक करने पर उसे पता चलता है कि डैड को तो बहुत ही ज्यादा बुखार है, इसलिए वो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ वो मिस्टर ले से मिलती है जिनके साथ खाने का चैलेंज करते हुए डैड की ये हालत हुई है। तो शिंगशिंग वेलान को मैसेज करके बताती है कि कुछ फैमिली मैटर्स की वजह से वो हाफ डे ऑफ लेना चाहती है। वेलान उसे पूछना तो चाहता था कि क्या हुआ और तुम कब वापस आ रही हो, पर ऐसा मैसेज नहीं कर पाता। इसके बदले सिर्फ ओके कहकर रिप्लाई करता है। इसे देखकर शिंगशिंग मुस्कुरा रही होती है। मिस्टर ले ये देखकर शिंगशिंग के डैड से कहते हैं शायद हमारी शिंगशिंग किसी को डेट कर रही है। डैड कहते हैं मुझे नहीं पता। तो मिस्टर ले कहते हैं देखा नहीं क्या वो मोबाइल में देखकर कितना मुस्कुरा रही थी। डैड कहते हैं कि शायद उसने कोई छोटी मोटी लॉटरी जीती होगी। तो मिस्टर ले कहते हैं कि अरे तुझे कुछ नहीं पता, वो सब छोड़ तू मुझे बता क्या वो आजकल किसी लड़की के साथ घूम रही है। डैड कहते हैं कि हाँ वो टिंग है ना, पर वो नहीं हो सकता क्योंकि वो हमारा नेबर है और वो तो शिंगशिंग से 3 साल छोटा भी है। तो मिस्टर ले कहते हैं तब तो श्योर वही होगा क्योंकि आजकल तो अपने से कम उम्र की लड़की से डेटिंग का ट्रेंड चल रहा है। डैड कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बस बचपन के दोस्त है, मैंने तो ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। तो मिस्टर ले कहते हैं कि तूने उन दोनों को साथ में बड़े होते हुए देखा इसलिए तब तुझे कुछ समझ में नहीं आया होगा, पर धीरे धीरे दोनों में फीलिंग्स डेवलप हो ही जाएगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो टिंग तो बहुत ही लकी होगा। पर डैड तो ये सुनकर खुश नहीं होते। इधर ऑफिस में वेलान सू से शिंगशिंग के हाफ डे ऑफ लेने का रीजन पूछता है। सू बताती है कि उसे भी नहीं पता, शायद कोई फैमिली मैटर होगा। तो वेलान उसे कहता है कि तुम याद से शिंगशिंग के लिए पार्टी में पहन कर जाने के लिए ड्रेस का इंतजाम कर देना। अब ये सुनकर तो सू कंफर्म हो जाती है। वेलान शिंगशिंग के लिए कुछ ज्यादा ही केयर करता है, इसलिए वो इस बारे में चेयरमैन वे को बताती है कि आपने सही कहा था, शिंगशिंग की उसकी आइडियल टाइप गर्ल है जिसकी वो तो बहुत केयर करता है। इधर वेलान तो शिंगशिंग के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। वो अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के बीच में भी को बार बार मैसेज करके पूछ रहा था कि शिंगशिंग ने ड्रेस चूज किया कि नहीं, उसे ड्रेसेस पसंद भी आ रहे हैं या नहीं। सो उसे बताती है कि वो ट्राई तो कर रही है पर वेलान को चैन नहीं मिलता। वो बार बार उसे मैसेज करके पूछता रहता है कि वो किस टाइप की ड्रेस ट्राई कर रही है, पर शिंगशिंग को तो ड्रेसेस पसंद ही नहीं आ रहे थे। वेलान उसे मैसेज करके बता देता है कि वो किस टाइप की ड्रेस में अच्छी लगेगी, जिससे शिंगशिंग ट्राई करने जाती है। तो वेलान तो बड़ा हैप्पी हो जाता है और मीटिंग बीच में ही छोड़कर चला जाता है। इसे देखकर सारे एम्प्लॉयज तो शॉक्ड थे क्योंकि आज तक वो कभी मीटिंग छोड़कर नहीं गया था। रात को सू वेलान को शिंगशिंग के फोटोज भेजती है। तो वेलान के चूज किए हुए ड्रेस में वो काफी अच्छी लग रही थी। शिंगशिंग भी अपने फोटोज डैड और टिंग को दिखाती है जिसकी दोनों तारीफ करते हैं कि वो इस ड्रेस में काफी अच्छी लग रही है। पर जैसे ही शिंगशिंग बताती है कि वेलान ने इसके लिए ये ड्रेस चूज की है, टिंग तो
तुरंत ही पलट जाता है और कहता है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है, इसलिए ये ड्रेस तुम्हारे लिए बिल्कुल भी डिसेंट नहीं है। डैड भी उसका साथ देते हुए कहते हैं ये बिल्कुल भी डिसेंट नहीं है। तो शिनशी अपने आप से कहती है मैंने कहा था कि ये ड्रेस मुझे सूट नहीं करती और मेरे लिए इसे पहनना थोड़ा मुश्किल है। तो फाइनली पार्टी वाली रात आ जाती है। वेलान सू को अपने साथ ले आता है, जहाँ दोनों अलग अलग होकर सब पर नजर रखने लग जाते हैं। वेलान को एक आदमी के कान जाने पहचाने लग रहे थे, बिल्कुल उस सीसीटीवी फुटेज के जैसे, इसलिए वो उस आदमी के पास जाकर ध्यान से उस आदमी के कानों को घोरने लग जाता है। देन उससे इंट्रो करता है, इससे उसे पता चलता है कि वो तो फांग फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से मिस्टर हुआंग है। तो वो उससे डायरेक्टली पूछता है कि क्या आप 3 हफ्ते पहले रुनशी रिसर्च लैब में आए थे। मिस्टर हुआंग कहते हैं कि भला मैं कैसे आ सकता हूँ, वहाँ तो क्लास A लेवल की सिक्योरिटी होती है। तो वेलान उसे सारी बातें बताता है, लैब में एक्सप्लोजन से लेकर उनके बायोलॉजिकल मॉडल्स के चोरी होने तक। तभी वहाँ शिनशी एंट्री मारती है और रिसर्च लैब के बारे में ऐसे बताती है जैसे वो वहीं पे काम करती है। इसके बाद वो मिस्टर हुआंग से अपना इंट्रो देती है, वो भी इलिन का कार्ड दिखाकर जो उसने इलिन से बहाने से ले लिया था और अब वो खुद यहाँ इलिन बनकर आई है। इससे वेलान तो टोटल शॉक्ड था, पर वो बाकी सबके सामने उसका भांडा कैसे फोड़ सकता था। इसलिए उसे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए साइड में ले जाता है, जहाँ उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इलिन बनकर, और वो कहाँ है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि शिनशी ने तो इलिन के साथ रॉक पेपर सीजर खेलकर उससे उसका इन्विटेशन कार्ड जीत लिया था, इसे लेकर वो यहाँ आ गई। और इस बात में वो वेलान को नहीं बताती और बहाना मारते हुए कहती है उसे पब्लिक में अपेयर होना पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपनी जगह पर मुझे भेज दिया। और वेलान उसे अभी कभी यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तो शिनशिन कहती है सोच लीजिए आप मेरे बिना उस कल्प्रिट को ढूंढ नहीं पाएंगे। तो वेलान भी कहता है कि मेरे पास भी अपने प्लान्स हैं। शिनशिन कहती है कि क्या आप ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ के सारे लोगों के कान चेक करेंगे और इस तरह आप उसे ढूंढेंगे। आपको पता भी है आप जब मिस्टर हुआंग के खानों को घूर रहे थे तब लोग आपको घूर रहे थे, कितनी शर्मिंदगी की बात होगी ये सोचिए एक बार। ये कहकर वो उसके हाथ में एक माइक्रो ईयरफोन दे देती है और उसे बताती है कि इसे अपने कान में लगा लीजिए और फिर हम साथ में उसे ढूंढते हैं। तो वेलान कहता है कि फिर तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। फिर शिनशिन कहती है कि अगर आपको उस कल्प्रिट को पकड़ना है तो आप बस मेरे कमांड को फॉलो कीजिए। कि अगर वो चली जाती है इससे तो भाई को बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट होती है, और अब वो क्या भी कह सकता था। तो अब दोनों एक एक करके सारे लोगों की इंस्पेक्शन करने लगते हैं। उसी बीच शिनशिन एक बंदे को नोटिस करती है जिसके ईयर प्रिंट बिल्कुल उस सीसीटीवी वाले आदमी की तरह थे, इसलिए वो वेलान को उस आदमी के बारे में बताती है कि वो जियाल फार्मास्यूटिकल्स से माशान है, जो कि वहाँ का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है। शिनशिन उससे बात करने जा रही थी पर उससे पहले वेलान चला जाता है और उसे उनके लैब में एक्सप्लोजन वाली बात बताता है। इससे सुनकर ही तो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, थोड़ा सा घबरा जाता है, जिससे तो ये दोनों कंफर्म हो जाते हैं कि उस पर अटैक करवाने वाले और बायोलॉजिकल मॉडल चुराने वाले जियाल फार्मास्यूटिकल्स है। तो माशान वहाँ से कॉल का बहाना करके चला जाता है। शिनशिन तो पकड़े ही जाने वाले थे क्योंकि मिस्टर हुआंग उससे उसके पुराने कामों के बारे में पूछने लग जाते हैं। इस पे वेलान उसे सब कुछ बता देता है, जिन्हें सुनकर शिनशिन भी सब बता देती है। इस तरह वो एक्सपोज होने से बच जाती है। पर उसी वक्त इलिन वहाँ पहुँच जाता है और इसी के साथ पार्ट 7 का यहीं पे होता है। तो क्या अब शिनशिन का भांडा फूट जाएगा और क्या वेलान और शिनशिन उस कल्प्रिट को ढूंढने में कामयाब होंगे, जानेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।